हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी जो है हमारा, उसका चैप्टर जो है परिवहन। ठीक है, परिवहन में भी एक बहुत मस्त और बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसलिए ये बहुत मस्त और बहुत बेहतरीन भी इसलिए है क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम में इसका उपयोग पहले तो कभी कभी 2 नंबर में होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन क्या है तथा उसकी क्रिया विधि बताए, ये आता है 5 नंबर में। आई बात समझ? हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। जो भी पौधे होते हैं उनके जो वायवीय भाग है, वायवीय भाग मतलब जो वायु में उपस्थित होता है, जो वायुमंडल में है। ठीक, पौधे के वायु भाग द्वारा जल का मतलब पानी का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन है। ठीक, अब देखो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, पौधे की जो पत्तियां होती है ना उनमें रंध्र मौजूद होता है। उसी रंध्र, वो रंध्र क्या, तो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, उसी रंध्र द्वारा यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है होती है। ठीक है, और जितने भी पौधे हैं, जैसे मकई के पौधे बताता हूं आपको, एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा छोड़ता है। जबकि जो सेब का पौधा है वह एक दिन में 10 से 20 लीटर, ठीक है, 10 से 20 लीटर पानी एक दिन में क्या करता है, वो निष्कासित करता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पोत्सर्जन जो है एक शारीरिक क्रिया है। ये भी आपने ऑब्जेक्टिव आता है वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, अब देखो जितनी सारी मैंने बातें बताई है अभी, वो मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि तथा वाष्पोत्सर्जन का महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वाष्पोत्सर्जन, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ इसका डेफिनेशन, वाष्पोत्सर्जन क्या है। और जो बोला ना, जैसे कि एक पौधा, मकई वाला पौधा जो है 3 लीटर पानी छोड़ता है, 3 से 4 लीटर, वही सब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ये रहा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में निकलना ही, पौधे के वायु भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है। ये तो रहा वाष्पोत्सर्जन का डेफिनेशन। यह कैसी क्रिया है, तो यह शारीरिक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन शारीरिक क्रिया है। मैं लिख देता हूं यहीं पे, वाष्पोत्सर्जन शारीरिक क्रिया है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन शारीरिक क्रिया है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा होता है। यही पॉइंट में लिख देता हूं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा होता है। पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा क्या होता है, रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों में मौजूद रंध्र द्वारा होता है। अब इतना तो बताया, अलग जितने भी पौधे हैं ना, सभी अलग अलग पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल निकलता है उसकी मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है,
जैसे जो मकई का पौधा होता है, मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल छोड़ता है, जबकि जो सेब का पौधा है वो प्रतिदिन मतलब इतने सेम ड्यूरेशन में, एक दिन में ही वो 10 से 20 लीटर जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या करता है, वायु में छोड़ता है। ठीक है, सेब का पहले लिखता हूं मकई वाला। मकई का पौधा, मकई का पौधा प्रतिदिन, मकई का जो पौधा है वो प्रतिदिन 3 से 4 लीटर, ये लिख देता हूं बस सिंपल लीटर का, 3 से 4 लीटर जल, जबकि इसी में वो भी पॉइंट लिखता हूं, जबकि सेब का पौधा, सेब का पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा, जो मकई का पौधा है और मतलब सभी जितने भी पौधे हैं ना, वो सभी क्या करते हैं, अलग अलग जल की मात्रा में जल निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन 10 से 20 लीटर जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं, जल निष्कासित करते हैं। ठीक है। हाँ, और एक और बात बता दूं आपको, अभी अगर ये सब वर्ड लिखने में कोई मैं मिस्टेक कर देता हूँ कभी कभी, जाहिर सी बात है, तो आप लोग तो हो नहीं, आप लोग देख नहीं रहे हो कि जो सुधार दोगे। ठीक है। हाँ, अगर आप यूट्यूब क्योंकि ये वीडियो आती है रिकॉर्डेड, तब आप मेरे को बता नहीं सकते हो, लेकिन जब अगर आप देखो कोई गलत हो तो आप प्लीज उसको संभाल लेना। ठीक है। चलो, ये रहा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, फिर बताऊंगा वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने, जब इससे पहले वाली जो बायो की वीडियो बनाया था, मैंने परिवहन पढ़ाया था, उसमें जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में बताया था। और हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन भी लिखवाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यूज है। ठीक है। आप इसको इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। अभी हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। देखो, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रासरणी प्रवणता, ठीक है, प्रासरणी प्रवणता का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, उनसे जो सटी हुई कोशिकाएं होती है ना, उनका प्रासरणी दाब बहुत ज्यादा होता है जाइलम के आसपास की जो कोशिकाएं होती है उनके तुलना में। मतलब जो जाइलम के आसपास कोशिकाएं होती है ना, जाइलम उत्तक के आसपास, उन कोशिकाओं में की प्रासरणी दाब सबसे कम होता है, और जो रंध्र के आसपास कोशिकाएं होती हैं उनका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होता है। इसी के कारण क्या होता है कि रंध्र से जो पत्तियों का जाइलम होता है वहां तक एक अखंड, अखंड कहने का मतलब है वो बिना टूटे, मैंने उसमें कुछ टुकड़ा नहीं होता है, एक नली का निर्माण हो जाता है जिसे जल स्तंभ कहते हैं। ठीक है। और उसी जल स्तंभ, इसी के कारण जो पानी है वो जाइलम से रंध्र में जाता है, उस जल स्तंभ के कारण ही। और ये वाष्पोत्सर्जन तब तक होता है जब तक वो जल स्तंभ टूट न जाए। ठीक है। चलो, मैं लिख देता हूं इन सब चीजों को। क्या वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों में जो है वाष्पोत्सर्जन प्रासरणी प्रवणता के कारण हुई होती है। मतलब वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रासरणी प्रवणता का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रासरणी
प्रासरणी प्रवणता का निर्माण होना क्या है? आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रासरणी प्रवणता का निर्माण होना अति आवश्यक है। ठीक, चलो यहां तक तो हो गया। अब मैं यहां से लिखता हूं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में लिखूंगा ना तो आपको भी याद करने में ज्यादा अच्छा होगा। एक ही में अगर फिर मैं यहां से लिखूं तो यहां तक आ जाएगा, देखने में भी बड़ा लगेगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट में तोड़ तोड़ के मैं लिख देता हूं। यहां तक तो हो गया। अब पत्तियों के रंध्र के पास जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उनका प्रासरणी दाब बहुत ज्यादा, जबकि जो जाइलम के आसपास जो कोशिकाएं मौजूद होती है उनका प्रासरणी दाब बहुत ही कम होता है। पत्तियों के, थोड़ा नीचे से लिखता हूं, पत्तियों के रंध्र के पास मौजूद कोशिकाओं का प्रासरणी दाब अधिक, जबकि जाइलम उत्तक के पास मौजूद कोशिकाओं का प्रासरणी दाब कम होता है। ठीक है, कम होता है। परिणाम स्वरूप मतलब जिसके कारण पत्तियों के रंध्र से जो पत्तियों का जाइलम होता है वहां तक एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। यहीं से लिख देता हूं, ठीक है, यहां से एक थोड़ा सा नीचे से। परिणाम स्वरूप रंध्र से पत्तियों के जाइलम तक एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, ये रहा आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि। वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रासरणी प्रवणता का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। जो पत्तियों के रंध्र के मौजूद कोशिकाएं होती हैं उनका प्रासरणी दाब बहुत ज्यादा, जबकि जो जाइलम के पास मौजूद कोशिकाएं होती हैं उनका प्रासरणी दाब बहुत ही कम होता है, जिससे रंध्र से जाइलम तक एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है और इसी के फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन होता है। और ये वाष्पोत्सर्जन तब तक होता है जब तक कि जल स्तंभ टूटे ना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, जल स्तंभ।
ठीक, ये रहा वाष्पोत्सर्जन का क्रियाविधि। अब जब हम देखेंगे, ये तो हो गया खत्म, मतलब वाष्पोत्सर्जन का आप देखेंगे महत्व, मतलब ये क्यों जरूरी है, काहे होता है ये, ठीक है। तभी देखेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर अभी भी लिख सकते हो, मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। अभी हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अभी हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। इससे पहले वाष्पोत्सर्जन उसका क्रियाविधि मैंने बता दिया है, ठीक। अब देखेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। पहला वाष्पोत्सर्जन का जो महत्व है वो है जल के अवशोषण में, ठीक। दूसरा, पौधे के ताप को नियत रखना, और तीसरा है वाष्पोत्सर्जन के लिए जल उपलब्ध कराना। वाष्पोत्सर्जन के लिए भी जल उपलब्ध कराना, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण में जल उपलब्ध कराना। प्रकाश संश्लेषण में जो जल की आवश्यकता होती है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही मतलब पूरी होती है, ठीक है। और एक और बताता हूँ, चौथा, वर्षा कराने में, बारिश, पानी पड़ाने में, उस बारिश में भी वाष्पोत्सर्जन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं लिख देता हूं एक एक करके सबको। पहला, जल के अवशोषण में, जल के अवशोषण में, ठीक है, ये तो रहा पहला। दूसरा, पहला जल के अवशोषण में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध कराना। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध कराना। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध कराना, ठीक है। तीसरा, पौधे के ताप को नियत रखना। पौधे के ताप को नियत रखना। और चौथा, वर्षा कराने में, हो गया बस वाष्पोत्सर्जन खत्म। वाष्पोत्सर्जन क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है तथा उसका महत्व, बस हो गया वाष्पोत्सर्जन का सुपड़ा साफ। अब मैंने बताया था लास्ट में आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। 2 नंबर का बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, यहीं पे लिख दूं, यहीं थोड़ा रफ करके मैं लिखता हूं, ठीक है। ये हो गया वाष्पोत्सर्जन का महत्व। इसके अगले पेज पे एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। अभी हम देखेंगे जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है वो जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम है वह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है या स्थानांतरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और देखो, जो जाइलम होती है इसकी कोशिका मृत होती है, और जो फ्लोएम है इसकी कोशिका जीवित होती है, ठीक है। जाइलम में इसमें परिवहन की दिशा नीचे से ऊपर एक दिशा में होती है, मतलब जल का परिवहन नीचे से ऊपर बस एक ही दिशा में होता है, जबकि जो फ्लोएम है इसमें खाद्य पदार्थ का परिवहन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है। यह बहुदिशीय परिवहन भी बोलते हैं इसको। फ्लोएम बहुदिशीय परिवहन करता है, और जो जाइलम है वो एक दिशीय परिवहन करता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई टॉपिक पे, ठीक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।